दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा ये चैनल छोटा सा चैनल है जो लीगल एंड लीगल के नाम से आप लोग देखते हैं, पसंद भी करते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। मेरे जैसे सैकड़ों और हज़ारों इस तरह के चैनल चल रहे हैं जो आपको कानून की जानकारी देते हैं। कानून की जानकारी देने वाले सभी लोग अधिवक्ता होंगे या उनके पास लॉ की डिग्री होगी, लॉ में वो कहीं प्रोफेसर होंगे। क्योंकि कानून की जानकारी को एक आम व्यक्ति नहीं दे सकता, और जो व्यक्ति कानून की जानकारी रखता है, जो व्यक्ति कानून की जानकारी देता है, उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह जो बात कहेगा कानून के दायरे में रहकर कहेगा। लोगों को भड़काने वाली, लोगों को बीच में वैमनस्यता फैलाने वाली बात नहीं करेगा, करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये काम किसी वकील का नहीं है, ये काम किसी प्रोफेसर का नहीं है। राजनेता लोग करते हैं अपने अपने नफ़े नुकसान के लिए, किसी भी घटना को, किसी बात को अपने तरीके से पेश करते हैं, ये उन्हीं पर शोभा देता है। दुर्भाग्य की बात है, प्रिंट मीडिया के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्रांति आई, ख़ास तौर से न्यूज़ चैनल्स आए और वो प्राइवेट हाथों में गए, तब इन न्यूज़ चैनल्स ने जिस समय में जिसकी सरकार रही उसका एजेंडा चलाया, उसके लिए काम किया और कर रहे हैं। अक्सर उनके द्वारा दी जाने वाली खबरें झूठी होती हैं, भ्रामक होती हैं, भड़काऊ होती हैं। वो ऐसा कर सकते हैं, उनसे हम कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही काम कोई अधिवक्ता करें या अधिवक्ता की शक्ल में बैठकर करें तो वो उनको शोभा नहीं देता। बड़ा ही अफसोसनाक है अधिवक्ताओं के लिए, कानून की बात करने वालों के लिए बहुत ही शर्मनाक है। ऐसा ही एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है। चल क्यों रहा है? क्योंकि आजकल भारत में एक ये गंदी परंपरा बन चुकी है कि लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाइए, नफरतें फैलाइए, जाति धर्म में बांटिए, टीआरपी बटोरिए। ये टीआरपी तक था, टेलीविज़न की सीमाओं तक था, लेकिन वहाँ से निकल कर अगर यूट्यूब में भी आ गया तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात होगी। क्योंकि अब तक यूट्यूब के वीडियोस क्वालिटी वीडियोस माने जाते हैं। यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से जहाँ अधिवक्ताओं या प्रोफेसर से, डॉक्टर्स द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जाती है वह रिलायबल होती है। इन जैसे लोग उस रिलायबिलिटी को भी कलंक लगा देंगे, कहीं ना कहीं खो देंगे। इन साहब का एक वीडियो पहले भी आया था। राजस्थान में वफ़ की एक प्रॉपर्टी को वफ़ के लोग क्लेम नहीं कर पाए, अपना पक्ष साबित नहीं कर पाए, मुकदमा हार गए। सरकार ने वो प्रॉपर्टी एक्वायर्ड हो चुकी थी, एक्विजिशन में दे दी। मामूली सा एक मुद्दा था। आए दिन इस तरह के बहुत सारे मामले होते हैं जहाँ पर लोग अपने केस को साबित नहीं कर पाते, भले ही वे उसके मालिक रहे हों, वैलिड रहे हों, लेकिन अगर साबित नहीं कर पाएंगे तो न्यायालय किस तरह से उनको प्रॉपर्टी देगा। उस तथ्य को उन्होंने इस तरह से पेश किया कि जैसे कोई बहुत बड़ा घोटाले का पर्दाफाश हो गया है, कोई बहुत बड़ी एक वर्ग के विरुद्ध साजिश का पर्दाफाश हुआ है। उन्हीं सज्जन ने एक वीडियो और बनाया है जो कि वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर है, जिसमें निहायत दर्जे की बेहुदा बातें उनके द्वारा की गई हैं, बेहुदा अफवाहें, बेहुदा तथ्य रखे गए हैं। कहा गया है, जिस पर हंसी भी आती है, कि देश के बंटवारे के समय जो लोग पाकिस्तान चले गए उनको पाकिस्तान में जाने के बाद प्रॉपर्टीज़ मिल गई और वो अपना एक आदमी यहाँ छोड़ गए, यहाँ की प्रॉपर्टी पे वो व्यक्ति रह गया, या उसने उस प्रॉपर्टी को बाद में वक्फ कर दिया। किस तरह की निहायत जाहिलाना बात एक वकील का तमगा अगर कही जाती है तो अफसोस की बात है। उन्होंने इस वक्फ को अब लैंड जिहाद और क्या क्या नाम से नवाजा है। ये उनकी अकल या उनकी अकल में चल रही साजिश का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि ये सारे घोटाले, ये वक्फ लैंड जिहाद 2014 से पहले हुआ, जब कांग्रेस की सरकार थी। मैं इस भाई साहब से जानना चाहता हूँ, क्या आप भारत के लोगों को निपट बेवकूफ़ समझते हैं, पागल समझते हैं, कम अकल समझते हैं? साल 2014 से पहले सिर्फ कांग्रेस की सरकार नहीं रही,
भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है, एक बार नहीं 2 बार। भले ही एक बार 13 दिन रही हो तो उसका भी चर्चा की जाएगी क्योंकि 13 दिन में ही घोटाले हुए थे। जनता दल की भी सरकार रही है, जनता पार्टी की भी सरकार रही है। अभी तक लोगों को यही कह के बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि 70 साल कांग्रेस की सरकार रही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब इस तरह की बातें नहीं हो सकती हैं, अब तो योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप उनको सूचनाएं दीजिए, वो सख्त एक्शन लेंगे। किस तरह की सूचनाएं देना चाहते हैं? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ के पास जो प्रॉपर्टी है उनको ये साबित करना होगा कि वो ज़मीन उनके पास कहाँ से आई। सुप्रीम कोर्ट का अगर इस तरह का डायरेक्शन है तो किसी हद तक सही है और किसी हद तक गलत, वो भी भाई साहब के नज़रिए की वजह से। चूँकि अगर टाइटल ही आपको साबित करना है, दिखाना है जिस प्रॉपर्टी पर आप काबिज़ हैं, इन भाई साहब से पूछता हूं कि अगर आपके घर में आप कोई दादा इलाही संपत्ति 500-600 साल पुरानी है तो क्या आपके पास उसके कागज़ हैं? क्या आपने उसका बैनामा कराया था? क्या आप साबित कर पाएंगे कि वो आपकी संपत्ति है? प्राचीन काल से लोग जहां जहां बसते गए वो जगह उनकी होती चली गई। सन 1700 यानी कि 18वीं शताब्दी के बाद से कानून बनने शुरू हुए, बल्कि मुगलों के ज़माने से शुरू हो गए थे। ज़मीनों का लेखा जोखा औरंगज़ेब के काल से शुरू हो गया था। शेरशाह सूरी के टाइम में भी ज़मीनों का रिकॉर्ड बनाना शुरू हुआ। बाद में अंग्रेज़ों ने इसको और ज़्यादा मजबूती दी, तब से लोगों के पास ज़मीनों के कागज़ आने शुरू हुए या कुछ उनके रिकॉर्ड मेंटेन हुए। तो कोई यहाँ पर 1000 साल पुराना है, कोई 2000 साल पुराना है। अगर यही बात मान ली जाए कि साहब बाहर से मुग़ल आए और उन्होंने भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, यहाँ काबिज़ हो गए। मुग़लों का इतिहास 1100-1200 साल पुराना है, जो विदेशी लोग यहाँ पर आए। लेकिन उनसे पहले 5000 साल पहले, केवल 1 और 5 में 4 का फ़र्क है। 5000 साल पहले आर्यंस भी इंडिया में आए थे। आर्यंस भी भारत की ज़मीन पर काबिज़ हैं। अगर खाली कराना है, मुग़लों को बाहर निकाल दो, आर्यंस को बाहर निकाल दो, जो प्योर भारतीय हैं, जिनमें से मैं भी हूँ, उनकी ज़मीन उनको दे दो। निकाल लिया आर्यंस को बाहर, क्या निकाल पाएंगे आप? आपने फिर एक पार्टी विशेष का नाम लिया कि अब इसमें ऐसे चीज़ें नहीं होती। क्या आपको याद नहीं, या आपके ज्ञान में कमी है, या आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं? भारत के पूर्व रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारत की पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड कहा था कि भारत की 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन, वर्ग किलोमीटर ज़मीन चाइना ने कब्जा रखी है। बनाइए इस पर वीडियो, है हिम्मत इस पर वीडियो बनाएं आप, इस ज़मीन को खाली कराइए। लोगों को दिग्भ्रमित मत कीजिए, लोगों के बीच में जहर मत भरिए, लोगों के बीच में नफरतें मत भरिए। आप कहते हैं कांग्रेस के काल में क्या क्या हुआ। मैं कांग्रेस ही नहीं, ना कांग्रेस का हितैषी हूँ, लेकिन कारगिल युद्ध के दौरान कांग्रेस की सरकार नहीं थी। भारत के माथे पर जो सबसे घिनौना घोटाला का कलंक है उसी समय का लगा हुआ है। शहीदों के कफन पर घोटाला किया। स्विट्ज़रलैंड से शहीदों के कॉफिन बॉक्स मंगाए गए और वो कॉफिन बॉक्स कारगिल युद्ध समाप्त होने के 6 महीने बाद भारत में डिलीवर हुए। उसमें दलाली खाई गई। शहीदों के कफन भी नेता लोग खा गए। मैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या जनता दल या फलादल नहीं कहता। मैं तो कहता हूँ सब एक जैसे हैं। नाम बदलता है, टैग बदलता है, जिसकी सत्ता आती है उधर लोग चले जाते हैं। आज ही देश में कांग्रेस की सरकार आ जाए तो आधे भाजपा से भागकर कांग्रेस में आ जाएंगे। वो हमारा विषय नहीं है। हम वकील हैं, हमें कानून के दायरे में रहकर कानून की बात करनी चाहिए। जहाँ तक संपत्ति का मामला है, आपने बताया कि साहब वो पाकिस्तान चले गए, कुछ लोगों को यहाँ छोड़ गए। क्या बेहुदा बातें बता रहे हैं भाई। आपको मालूम होगा साल 1950 में ही भारत सरकार द्वारा द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया था और इसी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट में एक कस्टोडियन जनरल अपॉइंट किया गया था। कस्टोडियन जनरल की जिम्मेदारी थी कि जितनी ज़मीनें भारत में खाली हुई हैं उन लोगों की वजह से जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं उनको अपनी कस्टडी में लें, अपने कस्टोडियन बन जाएं उसके। और आज तक उन्होंने जिस प्रॉपर्टी को अपने कस्टडी में ले लिया है वो कस्टोडियन एक्ट के तहत, कस्टोडियन प्रॉपर्टी के तहत उनके पास है, भारत सरकार के पास है, जिनका कोई क्लेमेंट नहीं था।
बाद में 1968 में 10 जुलाई 1968 को एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लाया गया। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट और ज़्यादा सख्त कानून, सख्त प्रावधान थे इसमें, जिसमें इवैक्यू प्रॉपर्टी, जो लोग पाकिस्तान चले गए थे उनकी प्रॉपर्टी इंडिया में रह गई। अब भले इंडिया में उसका कोई वैलिड बायर है, सही बायर है, लेकिन उसको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हुए उस प्रॉपर्टी को भी सरकार ने एक्वायर्ड कर लिया। तो उन लोगों की संपत्ति जो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए वो ऑलरेडी भारत सरकार के पास है, चाहे वो कस्टोडियन में है, चाहे वो एनिमी प्रॉपर्टी के तहत है, चाहे वो इवैक्यू प्रॉपर्टी के तहत है। क्या बेवकूफ़ी बड़े की बातें करते हैं कि साहब वक्फ, उन्होंने प्रॉपर्टी वक्फ कर दी, नज़ोल की भूमि कब्जा ली, सरकार की भूमि ले ली, किसान कागज़ लेकर खड़ा। क्या यार बेवकूफ़ी की बात करते हो, किसान कागज़ लेकर खड़ा है। अगर किसी किसान के पास कागज़ है उसकी ज़मीन वक्फ में चली जाएगी। जब कोई वक्फ बनता है तो एक वक्फ सर्वे भी होता है, सरकार द्वारा समय समय पर वक्फ कर सर्वे कराया जाता है और उसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर किया जाता है। ये वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ कहाँ से आई, आप लोग क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये भी बताइए। दरअसल इस्लामिक परंपरा के अनुसार मुस्लिम लोगों में ये प्रथा रही है कि मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी अपनी पैसे से अर्न की, आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, अपने डेथ से पहले आप उस प्रॉपर्टी की वसीयत करना चाहते हैं, अपनी विल करना चाहते हैं। उसके 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं। या तो भाई अगर आपके पास वारिस हैं, वारिसों को जाएगी, 1/3 आप वसीयत कर सकते हैं किसी और के फेवर में, बाकी वारिसों पर जाएगी। 1/3 से ज़्यादा आप वसीयत नहीं कर सकते। या अगर किसी की औलाद नहीं है तो उसको वक्फ को एक तरह से डोनेट कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है वक्फ बोर्ड को। वक्फ बनाएगा 2 तरीके के, एक प्राइवेट वक्फ होता है, एक अल्लाह के नाम का वक्फ होता है। वक्फ अल्लाह, वो ये चाहता है कि उसके मरने के बाद उसकी ज़मीन जो भी इस्तेमाल करे उसके फ़ायदे से जो भी उसको सवाब मिलता है वो उसको पहुंचता रहे, इसलिए वो उस प्रॉपर्टी को वक्फ अल्लाह कर जाता है। किसी मंदिर के, किसी मस्जिद के नाम दे गया, मंदिर के नाम भी दे सकता है, किसी मदरसे के नाम दे गया, किसी अस्पताल के नाम दे गया, किसी और चैरिटेबल पर्पज़ के लिए दे गया, उसको वक्फ अल्लाह कहते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति की अपनी प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो, चाहता है मेरे मरने के बाद इस प्रॉपर्टी को बेचे ना, उसके औलाद भी है, तब वो उसको वक्फ अल औलाद कर देता है। यानी कि अब उस प्रॉपर्टी के मालिक उसके बच्चे रहेंगे, बेटे रहेंगे, बेटियां रहेंगी, उनके बाद उनके पोते रहेंगे, पोते पड़पोते रहेंगे। इस तरह से बच्चों पर रहेगी, लेकिन वो उसको सेल नहीं कर सकते। इस तरह से वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो किन्हीं व्यक्तियों द्वारा अपनी अर्न की हुई प्रॉपर्टी है, उसी को वक्फ करते हैं। बाकायदा वक्फ का सर्वे होता है। वक्फ में कोई इसी तरह का लैंड जिहाद नहीं है, जिस तरह की बेहुदा और गंदी मानसिकता लोगों के बीच में वैमनस्यता फैला रहे हैं, लोगों के बीच में नफरतें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की कोशिशें मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा बहुत की जा चुकी हैं। अब उनकी हवा निकल चुकी है, लोगों के सामने हकीकत आ गई है। मैं तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार को भी इस बात के लिए क्रेडिट दूंगा कि अब वो भी उन बातों से हटकर अपने लोगों की उन बातों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि सख्त कदम उठाते हैं, वेलफेयर स्टेट की एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो अब इन तरह की बातों का कोई स्कोप भारत जैसे देश में या उत्तर प्रदेश में नहीं रह गया है। जहाँ तक आपका कहना है कि साहब अगर कोई प्रॉपर्टी है उसकी पोर्टल पर डाल दो, योगी सरकार खुद जांच पड़ताल कर लेगी, कराइए, बहुत फ़ायदे की बात कर रहे हैं आप। जब आप जांच कराएंगे, अगर वक्फ की प्रॉपर्टी किसी शहर में मान लीजिए 1 लाख स्क्वायर मीटर है तो डबल हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी ज़मीन लोगों द्वारा अनऑथराइज ऑक्युपाइड कर ली गई हैं। मेरठ में हम बहुत सारी जगह देखते हैं, कई मॉल्स बन गए हैं, दुकानें बन गई हैं, सिनेमा हॉल बन गए हैं, वो वक्फ की प्रॉपर्टी हैं। कराइए आप जांच, आपको और ज़्यादा दर्द हो जाएगा, वक्फ की प्रॉपर्टी घटेगी नहीं, बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, जहाँ पर कानून के दायरे में रहकर अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति है या संस्था है या वक्फ बोर्ड है, अपने टाइटल को साबित नहीं कर पाएगा तो जाहिर है उसके हाथ से वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि 1000 साल पुरानी तुम्हारे पास संपत्ति है, कहाँ से आई, लाओ इसका बैनामा दिखाओ, तो ये बात शायद सही नहीं होगी। और ये कागज़ सिर्फ वक्फ बोर्ड के लोग या वक्फ प्रॉपर्टी के ओनर जिन्होंने वक्फ किया है वही नहीं,
कोई भी नहीं दिखा पाएगा। मुसलमानों के पास वक्फ बोर्ड है, हिंदुओं के पास भी ट्रस्ट एक्ट है, ट्रस्ट हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर हैं जो हज़ारों लाखों टन सोना पड़ा हुआ है। क्या कहेंगे इसको? क्या हम ये कह दें कि सोने का स्टॉक किया जा रहा है, सोने को एक जगह सेंट्रलाइज किया जा रहा है, सोने पे कब्जा किया जा रहा है? ये बेहुदा बातें ना, वकीलों की बातें नहीं हैं। कानून की बात करने वाले इस तरह की बेहुदा बातें नहीं कर सकते। कम पढ़े लिखे अनपढ़ टाइप के लोग, नेता अगर इस तरह की बातें करें, गली मोहल्लों में खड़े रहने वाले टपोरी लोग इस तरह की बातें करें तो उन्हें शोभा देती है। तो मेरा भाई सबसे भी निवेदन है जो इस तरह की बेहुदा प्रचार कर रहे हैं, भाई आप पीछे से जो आपके पीछे किताबें लगी दिखाई देती हैं उन किताबों को हटाइए, एडवोकेट का टैग हटाइए, और आप एक पार्टी का प्रचार कर ही रहे हैं, खुलकर अपने आप को डिक्लेयर कीजिए मैं इस पार्टी का नेता हूँ, मैं इस पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ, और फिर कुछ भी अनर्गल बोलिए। आपका स्वागत है। बहुत सारे लोगों को हम देख चुके हैं, लेकिन वकीलों के नाम पर ऐसा कानून ना बताओ जो कानून की किताबों में कहीं लिखा ही नहीं। आप भी सावधान रहें, मेरा आपसे निवेदन है। ये देश बहुत प्यारा है, प्यारा देश प्यारे लोगों से मिलकर बनता है। यहाँ सब लोग, हिंदू मुसलमान, सब आपस में भाईचारे से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। चंद लोग गंदगी फैलाने की कोशिश हमेशा करते आए हैं, करते रहेंगे। इनसे आपको सावधान रहना। आपने वीडियो आखिर तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।